नमस्कार। आज हम भारत की पूरी शासन व्यवस्था के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो जगह जहां देश के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए कानून कैसे बन जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस जो हमारी संसद में होता है और ये सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये संसद है क्या? इसे ना भारतीय लोकतंत्र का इंजन रूम समझिए। वो जगह जहां से पूरे देश को चलाने वाली नीतियां और कानून बनकर निकलते हैं। देखिए, जब हम संसद कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ उस एक बिल्डिंग से नहीं होता। इसके असल में 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। ये पूरा का पूरा ढांचा ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संसद का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए अब इन दोनों सदनों को, इन दोनों हाउसेस को जरा करीब से देखते हैं। ये भारतीय संसद का दिल हैं, कह सकते हैं। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका और उनकी बनावट एक दूसरे से काफी अलग है। अच्छा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें देश की जनता सीधे वोट देकर चुनती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से होता है। और एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भंग नहीं होती। 543 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोकसभा की मौजूदा ताकत है। ये वो 543 सदस्य हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट देश के करोड़ों नागरिकों की आवाज बनते हैं। हर एक वोट देश के इस सबसे शक्तिशाली सदन में एक सीट तय करता है। और अब बात राज्यसभा की। यहां 245 सदस्य हैं, पर इसमें एक ट्विस्ट है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं, और वो अपना कीमती ज्ञान और अनुभव सदन के लिए लेकर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों वाले इन सदनों को चलाता कौन है? हर सदन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इन्हें आप एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम ये देखना है कि सदन की कार्यवाही नियमों के हिसाब से चले और बहस सही दिशा में हो, व्यवस्था बनी रहे। लोकसभा में ये जिम्मेदारी निभाते हैं स्पीकर, जिन्हें सदन के सदस्य खुद अपने में से ही चुनते हैं। और राज्यसभा में वहां मामला थोड़ा अलग है। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। मतलब अपने पद की वजह से ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, जहां देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद सीधे लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब जरा संसद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां का एक आम दिन कैसा होता है। संसद की ना अपनी एक अलग ही लय होती है, अपने खास नियम हैं और अपनी एक अलग डिक्शनरी भी है जो इसकी पूरी कार्यवाही को चलाती है। तो सबसे पहला शब्द है एडजॉर्नमेंट या स्थगन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मीटिंग पर पॉज बटन दबा दिया हो। जब सदन को एडजर्न किया जाता है तो बैठक कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए, बस कुछ समय के लिए रुक जाती है। फिर आता है प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान। अब ये स्थगन से काफी अलग है। अगर स्थगन किसी शो के एक एपिसोड को बीच में रोकना था, तो सत्रावसान पूरे सीजन को ही खत्म करने जैसा है। ये प्रेसिडेंट करते हैं और इससे संसद का पूरा सेशन ही खत्म हो जाता है। और आखिर में है डिसोल्यूशन यानी विघटन। ये सबसे फाइनल स्टेप है। और याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पर ही लागू होता है। ये एक तरह से कंप्लीट रीसेट बटन दबाने जैसा है। मतलब लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया और अब देश में नए चुनाव होंगे। तो रोज के काम में क्या क्या होता है? हर बैठक का जो पहला घंटा होता है वो होता है क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। ये लोकतंत्र का बहुत ही पावरफुल टूल है। यहाँ मेंबर्स सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। इसके फौरन बाद आता है जीरो आवर, जिसमें बिना किसी पहले नोटिस के जरूरी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और हाँ, सदन की कार्रवाई तभी चल सकती है जब कोरम पूरा हो, मतलब सदन के कम से कम 10% सदस्य वहां मौजूद हो। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, आखिर ये कानून बनते कैसे हैं? देश का कोई भी कानून एक एक्ट बनने से पहले एक बिल के तौर पर एक लंबी और काफी रोमांचक यात्रा से गुजरता है। ये प्रोसेस एक तरह की असेंबली लाइन जैसा है। सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। फिर आती है सेकंड रीडिंग,
यहाँ बिल पर बहुत डिटेल में एक एक क्लॉज पर बहस होती है। इसके बाद थर्ड रीडिंग में बिल की फाइनल वर्जन पर वोटिंग होती है। एक हाउस से पास होने के बाद यही सारी प्रक्रिया दूसरे हाउस में फिर से दोहराई जाती है और जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। उनके साइन होते ही बिल बन जाता है एक्ट यानी कानून। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक स्पेशल केस है, मनी बिल यानी धन विधेयक। जब बात पैसे की आती है तो लोकसभा को कहीं ज्यादा पावर दी गई है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए डिले कर सकती है। और हाँ, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा के स्पीकर का फैसला ही फाइनल होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि संसद काम कैसे करती है, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है? इसकी शक्तियां 4 बड़े पिलर्स पर टिकी हैं, जो इसे देश की सबसे पावरफुल संस्था बनाते हैं। सबसे पहले तो है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब देश के लिए कानून बनाना, जो इसका सबसे बेसिक काम है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल, यानी सरकार को सवालों और प्रस्तावों के जरिए जवाबदेह बनाए रखना। इसके बाद है फाइनेंशियल पावर, देश का पूरा पैसा इसके कंट्रोल में होता है, इसकी इजाजत के बिना एक भी टैक्स नहीं लग सकता। और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी संविधान तक में बदलाव करने की शक्ति। तो ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर में एक सवाल बचता है कि इन आर्किटेक्ट्स को जो इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलते हैं, उन्हें जवाबदेह कौन ठहराता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।